Online benchers for the today's important session। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन बेंचर्स पे। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मैं आपको बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो सीरीज स्टार्ट की गई है, इसके पीछे केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि जो एसएससी के पेपर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रिपीटेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चंस की। करंट अफेयर्स को ओबियसली हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगी हर एग्जाम्स के अंदर। एंड द परसेंटेज इज क्वाइट 40 to 50% के बीच में ये ड्वेल करती है। तो उसके को ध्यान में रखते हुए, इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ये जो इवेंट है इसके पीछे केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको उन 40 to 50 क्वेश्चंस के अंदर एक परफेक्शन लाना चाहते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को देख करके आपको बिल्कुल ये ना फील हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर सेशन को प्लान किया गया है और आज का ये सेशन जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इसे डाउनलोड करें। और जो भी सेशंस हम स्पेशली यूट्यूब पे लेकर के आते हैं आपके लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सेशन के तुरंत बाद अपलोड किया जाता है ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सब हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, और उसके लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को दिए गए लिंक पे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आज के इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये CGL टीयर 1 के 4 जून 2019 के शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसमें आए गए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रखा गया है आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस द GST। आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके एक यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने GST को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड द USA। वी हैव द 4 ऑप्शंस अबव हियर एंड यू हैव टू आंसर कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द GST वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले GST लाया गया 1954 में, और प्रेजेंटली 160 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो कि GST को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन के लिए, ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो आप बताओगे फ्रांस से। और कौन से ईयर में, तो 1954 में। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का ये है, द फेमस स्पीसीज ऑफ द ट्री सुंदरी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी प्रजाति, ये इनमें से किस वन में पाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ट्रॉपिकल डिसिडुअस, जिसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां पे साल में एक बार जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्ते को शेड करते हैं, वो उनके पत्ते झड़ते हैं। देन वी हैव हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत, एंड देन वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इनमें से पूछा गया है कि वो कौन सा फॉरेस्ट एरिया या कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन है जहां पे आपको ट्री की एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज सुंदरी जो है वो पाई जाती है। अब देखो, सुंदरी ट्री के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो क्या है, सुंदरवन। उसी सुंदरी ट्री के कारण उसे हम सुंदरवन कहते हैं। अब यहाँ पे सुंदरवन तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, लेकिन जो सुंदरवन है उसका एक निकनेम भी है, उसका एक उपनाम भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इस मैंग्रोव वन की एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, इसकी एक सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो वेजिटेशंस पाई जाती हैं, दे आर हाईली सॉल्ट रेसिस्टिव, यानी कि जो खारापन होता है कोस्टल एरियाज में, वो जो पूरा खारा पानी है वहाँ का, उसके अंदर भी ये वनस्पतियाँ आसानी से पनप सकती है। और इनके जो रूट्स होते हैं वो एरियल रूट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो ट्रीज होंगी उनकी क्या होती हैं, आप बताओगे, एरियल रूट्स होती हैं, दैट फेसेस द सन पार्ट। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट द वर्च्यू ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन कहा जाता है श्रृंखलन को, हिंदी में इसे श्रृंखलन कहा जाता है। द वर्च्यू ऑफ कैटिनेशन प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो श्रृंखलन का गुण है ये इनमें से किसमें प्रबल होता है। ए इज सल्फर,
बी इज नाइट्रोजन, सी इज सिलिकॉन एंड डी ऑप्शन इज कार्बन। आपको बताना है कि जो कैटिनेशन है, ठीक है ना, वो बेसिकली इनमें से किस में सबसे ज्यादा हावी होती है। और मैं बता दूं आपको कि केमिस्ट्री के अंदर जो कैटिनेशन प्रोसेस है ये बेसिकली कहलाती क्या है, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इन अ सीरीज, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है एटम्स की जो एक ही एलिमेंट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोग चेन भी कहते हैं या श्रृंखलन भी कहते हैं। आपको बताना है कि कैटिनेशन इनमें से किसमें सबसे ज्यादा प्रबल होता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रबलता जो होती है कैटिनेशन की, यानी कि सीरीज को फॉर्म करने की, वो किस एलिमेंट्स में होती है, कार्बन एलिमेंट्स में। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द डी ऑप्शन। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। और मैं बता दूं कि जनरल साइंस का भी काफी खासा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे किसी किसी शिफ्ट में एसएससी के, सीजीएल के या सीएचएसएल के या सीपीओ के एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस सेक्शन से अचानक से क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। अगला सवाल हमारा ये है कि हु ओन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 38 जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड इन हेलेंस्की, फिनलैंड। फिनलैंड के हेलेंस्की में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था। द लोन और द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया in the 38 GB boxing tournament that was held in Helsinki, and you know it very well कि हेलेंस्की जो है वो कैपिटल है किस चीज की, फिनलैंड की। और फिनलैंड को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इट्स अ कंट्री ऑफ लेक्स, नॉट, यू कैन नॉट से द सिटी ऑफ लेक्स, इट्स द कंट्री ऑफ लेक्स। और इंडिया में भोपाल और उदयपुर दोनों को ही हम सिटी ऑफ लेक्स में काउंट करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है नवीन कुमार, बी ऑप्शन है कविंदर सिंह बिस्ट, सी ऑप्शन इज मोहम्मद हुसामुद्दीन एंड डी ऑप्शन इज शिव थापा। आपको बताना है इंडिया से 38 जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था, ये ऑप्शन। अब देखो यहां पे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है। अभी 2019 का है तो आपको अभी पता ना हो, लेकिन ये उस वक्त के लिए प्रीवियस ईयर में काउंट हो रही है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें जो कविंदर सिंह बिस्ट हैं, क्या नाम है इनका, कविंदर सिंह बिस्ट, वो भारतीय थे जिन्होंने 38 जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि हेलेंस्की में हुआ था वहां पे जीता था किस चीज को, तो आप बताओगे स्वर्ण पदक को या फिर आप कहोगे गोल्ड मेडल को। और यहां पे जो मोहम्मद हुशामुद्दीन हैं इन्होंने यहां पे क्या जीता था, तो आप बताओगे सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल किसे जीता था, बताओगे मोहम्मद हुशामुद्दीन ने। अगला सवाल, आफ्टर द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, OCA का एब्रिविएशन। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ, आफ्टर द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज डिस्कार्डेड which of the following sports in 2018 it has decided to resume in Asian Games which is going to be organized in Hangzhou, China 2022। कहने का मतलब ये है, ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इन्होंने इसमें से किस खेल को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाली जो 2022 की एशियाई खेल है उसमें इसको फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। ये आपको 4 स्पोर्ट्स कैटेगरी दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि 2018 के एशियन गेम्स में जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसने डिसाइड किया था कि इस स्पोर्ट्स को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर डिसीजन लिया गया है कि 2022 के जो हांगजाओ चाइना में होने वाला एशियन गेम्स है उसमें दोबारा से इस खेल को क्या किया जाएगा, रिज्यूम किया जाएगा या शुरुआत की जाएगी। वो कौन सा स्पोर्ट्स है, ए इज फुटबॉल, बी इज फेंसिंग, सी इज क्रिकेट एंड डी इज वॉलीबॉल। आपको बताना है इसमें से वो कौन सा स्पोर्ट्स है जिसको हम लोग रिज्यूम करने वाले हैं 2022 के हांगजाओ एशियन गेम्स में। आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस द क्रिकेट। आपको ध्यान रखना है कौन सा गेम है वो, तो आप बताओगे क्रिकेट। इसको ध्यान रखना है आपको। और आपको बता दूं मैं कि 2010 और 2014, डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट कि 2010 और 2014 इन दोनों ही एशियन गेम्स में क्रिकेट जो है वो एक ऑफिशियल एंट्री थी स्पोर्ट्स कैटेगरी में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द रूल ऑफ द वॉडियार डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वॉडियार राजवंश का शासन था। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे रूल थी किस चीज की, वॉडियार डायनेस्टी की। ए इज पटना, बी इज मैसूर,
सी इज जबलपुर एंड डी इज गुवाहाटी। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जहां पे शासन था किसका, तो आपसे पूछा जा रहा है वोडियार डायनेस्टी का। ए ऑप्शन इज पटना, बी ऑप्शन इज मैसूर, सी ऑप्शन इज जबलपुर एंड डी इज गुवाहाटी। कम ऑन गाइस, गो फॉर द आंसर। फटाफट आप लोग इसको रिप्लाई करो कि इसका आंसर क्या होगा। वोडियार डायनेस्टी ने, और आपको बता दूं मैं, जो वोडियार डायनेस्टी का शासन था वो 1399 से लेकर के इन्होंने 1399 से लेकर के और भारत की जो आज़ादी हुई थी 1947 में 1947 तक क्या किया था, रूल किया था। 1399 टू 1947। और आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो की गई थी किसके द्वारा, तो यदुराय वोडियार के द्वारा। यदुराय वोडियार यदुराय वोडियार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने रूल कहां से किया था, तो आप बताओगे बी ऑप्शन, इट्स द मैसूर। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। द रिपोर्ट ऑफ मलिमत कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म, टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट रिफॉर्म और द जुडिशियल लेटेंसी। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कि मलिमत समिति की रिपोर्ट जो है वो इनमें से किस क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, कपड़ा क्षेत्र सुधार, शेयर बाजार सुधार या फिर न्यायिक विलंब। इनमें से किस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन? प्लीज गो फॉर द आंसर। देखो, आपको पता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हर इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना। जो पार्ट 3 हमारी है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, वो इस बात को डिफाइन करता है, इस बात को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करता है कि अगर कोई भी स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है, किसी भी इंडिविजुअल के जो मेंशन फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, अगर उसको इंक्रोच करने की कोशिश करती है तो उस स्टेट के अथॉरिटी के अगेंस्ट, स्टेट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेम। जो मलिमत कमेटी है उन्होंने एक 158 पेज का अपना एक रिव्यू दिया, अपना एक रिकमेंडेशन दिया टुवर्ड्स विच वन, यू कैन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। यह ध्यान रखिएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के लिए मलिमत कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, जो कि एक 158 पेज की रिपोर्ट थी। 158 पेज रिपोर्ट थी। 158 पन्नों में उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य को लिख के दिया था, अपने सुझाव को बताया था सरकार को कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर। नेक्स्ट वन, विच क्वीन डाइड इन 1564 ड्यूरिंग द डिफेंडिंग गरकटंगा while fighting with the मुगल फोर्सेस। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान मुगलों के, ठीक है ना, उसकी क्या थी, ये महारानी थी। इसको ध्यान रखना है। और ये इनका जन्म दौर तो है वो कहां पे हुआ था, चंदेल राजवंश में। शी वॉज बोर्न इन चंदेल किंगडम, चंदेल राजवंश में। इनका क्या हुआ था, तो आप बताओगे जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का अगला सवाल, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? समावयव कहते हैं किस चीज को हम लोग, या फिर उसको कहा जाता है आइसोमर। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन या एन प्रोपेन। आपको बताना है इसका आंसर कि जो मिथाइल प्रोपेन है ये आइसोमर है इसमें से किस पर्टिकुलर ग्रुप का, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन या एन प्रोपेन। चलिए बताइए फटाफट। देखो, ये जो एन ब्यूटेन है इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर इट, C4H10। ये क्या है आपका, C4
और H10, इसको ध्यान रखना है। इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसको आई ब्यूटेन भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, एन ब्यूटेन। इन विच ईयर दोराबजी टाटा सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1913 1913, 1919 1919, 1911 1911 या 1907 1907? बताना है टिस्को की स्थापना कहां पे की गई थी। बता दूं मैं, जो जमशेदपुर है अभी फिलहाल झारखंड में, वो झारखंड के स्टेट के अंतर्गत आती है, उसको हम लोग टाटा नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो जमशेदपुर है वो दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, दो नदियों के संगम पे है। एक का नाम है खारकाई और दूसरे का नाम है सुवर्ण रेखा। तो इस सुवर्ण रेखा और खारकाई नदी के संगम पे जो स्थित जमशेदपुर शहर है, उसी पे टिस्को की स्थापना की गई थी 1900। कब आप बताओगे? 7 में। किसके द्वारा? तो आप बताओगे दोराबजी टाटा के द्वारा। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू द EIU, EIU कहते हैं किसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे कराया है कि कौन से शहर में जो जीवन यापन है, जो या जो लिविंग कॉस्ट है वो ज्यादा है, कौन सी शहर सस्ती है, मतलब वर्ल्ड वाइड किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट वन ऑफ द 3 चीपेस्ट सिटीज इन इंडिया। मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है। मतलब भारत में बहुत सारे चीप सिटीज की बात की गई है, सस्ते शहरों की बात की गई है, और इसमें यह पूछा गया है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा वो शहर है, ठीक है ना, जो भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है। ए ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन इज मुंबई, सी ऑप्शन इज बेंगलुरु एंड डी ऑप्शन इज चेन्नई। प्लीज गो फॉर द आंसर। फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग। हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम 3 चीपेस्ट सिटीज में से ऑड मैन आउट करने की बात अगर की जाए तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द मुंबई। क्या आंसर होगा? मुंबई। बाकी जो बेंगलुरु है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, ये सब काफी ही ज्यादा क्या है, तो आप बताओगे एक्सपेंसिव सिटीज हैं, ये सब महंगे शहर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ द इंडो-इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल was held from 19 March to 4th April 2019. It was inaugurated in Port Blair, Andaman and Nicobar Island. यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडो इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, विच एडिशन ऑफ द इंडो इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो was held from 19th March to 4th April 2019 that was inaugurated in Port Blair, Andaman and Nicobar. अभी कौन सा संस्करण कराया गया था, ठीक है ना, 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 19 के बीच में इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 33rd एडिशन था ये, 23rd एडिशन था ये, 45th एडिशन था ये, या 42 एडिशन था ये बताओ आप लोग। देखो, ये जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग कराई गई है उसके पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंडिया इंडोनेशिया है, इसमें जो कमर्शियल शिपिंग होती है, यानी कि जो शिप कंटेनर्स लेकर के जाते हैं, उसमें माल होता है, उससे बहुत सारे गुड सर्विसेज होती है, इसको हम व्यापारिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली हम लोग इस पेट्रोलिंग को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं साल में 2 बार। और उसके अकॉर्डिंग ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 33rd कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग सर्विसेज थी, जो कि कंडक्ट कराई गई है 19 मार्च से लेकर के और 4 अप्रैल के बीच में। चलिए एक बार आप लोगों से
एक चीज शेयर करनी थी मुझे कि जो YouTube के ऊपर SSC, CHSL, CGL रिलेटेड जो हम लोग YouTube सेशंस लेकर के आते हैं आप सबों के नॉलेज को और एनरिच करने के लिए, तो जो ऑनलाइन बेंचर्स की जो YouTube शेड्यूल है SSC, CGL, CHSL के बच्चों के लिए वो इस तरीके से हैं। मंडे टू संडे मॉर्निंग 7:30 मैं चंदन रोशन आपके साथ रहता हूं करंट अफेयर सेक्शंस के लिए, जिसमें डेली हम लोग 10 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना। तो आप बच्चों से ये अनुरोध है कि सुबह 7:30 बजे प्रत्येक दिन मंडे से लेकर संडे आप मेरे साथ अवेलेबल रहिए। साथ ही साथ मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock डॉक्टर अमित सिसोदिया सर आपके लिए वोकैब सेशन लेकर के आते हैं। फिर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 o'clock नेहा जोशी मैम आपके साथ होती हैं विथ रीजनिंग सेक्शन। फिर मंडे टू फ्राइडे 11 बजे, ठीक है, जनरल साइंस एक्सप्रेस का सीरीज चल रहा है डॉक्टर जुबैर एहसानी सर के साथ। फिर मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे दोबारा मैं आपके साथ रहूंगा प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक आई विल बी विथ यू जनरल अवेयरनेस के टॉप 15 MCQs के साथ। और फिर मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल क्लास होती है, ठीक है ना, किसके साथ, तो रणधीर सिंह सर के साथ। तो ये सारे शेड्यूल को आप लोग प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग कोशिश करो कि आप लोग इस पर्टिकुलर शेड्यूल पे अवेलेबल रहो ऑनलाइन बेंचेस पे। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट्स टू टेक अवे द एविल स्पिरिट्स इज अ फॉर्म ऑफ डांस इन हिमाचल प्रदेश। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा टू टेक अवे द एविल स्पिरिट्स एंड विच इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बुरी आत्माओं को एक व्यक्ति के शरीर से निकालने के लिए बौद्ध अनुयायियों के द्वारा इनमें से किस नृत्य का प्रैक्टिस किया जाता है। पहला ऑप्शन है गोगरा, दूसरा ऑप्शन है छम, तीसरा ऑप्शन है धाम और चौथा ऑप्शन है नाट्य। इनमें से वो कौन सी डांस है, वो कौन सा नृत्य है जिसको परफॉर्म किया जाता है इनके द्वारा, गोगरा, छम, धाम या नाट्य। प्लीज गो फॉर द आंसर। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द छम डांस। नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट against which the proposal of impeachment was presented in the Parliament of Independent India। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। आपको बता दूं मैं कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, जो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, जो मेंशन्ड है आर्टिकल 61 में, सेम प्रोसेस फॉलो की जाती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी उनके पद से हटाने के लिए, ठीक है ना। और इस प्रकार का महाभियोग जो है वो या तो कोई भी इंडिविजुअल करप्शन चार्जेस में गिल्टी पाया गया हो या फिर ही और सी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो उस परिस्थिति में हम उसके खिलाफ महाभियोग या फिर मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ला सकते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। और जिस किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस की जाएगी उसके अपोजिट जो हाउस होगा वो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के रूप में काम करेगी। अब सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, जज हैं या न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, जिनके खिलाफ सबसे पहले महाभियोग चलाया गया। लेकिन बता दूं मैं आपको, अब तक किसी भी न्यायाधीश का महाभियोग सफल नहीं हो पाया है। पहला ऑप्शन है जस्टिस रामास्वामी, फिर है जस्टिस महाजन, जस्टिस वीरास्वामी और जस्टिस सुब्बा राव। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसके आंसर को पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे 91-92 में ये जो महाभियोग है वो सबसे पहले चलाया गया था किसके द्वारा, किसके खिलाफ, तो आप बताओगे जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। लेकिन जो वोटिंग हुई थी वो 10 मई 1993 को हुई थी, लेकिन इसमें जो कांग्रेस सरकार थी वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड कहते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के क्या हो, गुण विद्यमान हो, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ए इज टिन, बी इज सिलिकॉन, सी इज फॉस्फेरस एंड डी इज बिस्मथ। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे मेटलॉइड है। प्लीज गो फॉर द आंसर। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से मेटलॉइड कौन सा है तो आप बताओगे सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन है।
इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अदर ऑप्शंस के अंदर बोरोन भी हमारा क्या है, एक मेटलॉइड है। इसके बाद आपको जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एंटीमनी जो है ये आपका मेटलॉइड हो जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। ए ऑप्शन इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इज ऑक्सीजन, सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड डी ऑप्शन इज हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा गैस, ठीक है ना, को हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन है। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक के रूप में हम इसका क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल। इन 1026 AD, 1026 AD में हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनी ने, तीसरा ऑप्शन है चंगेज खान ने और चौथा ऑप्शन है नादिर शाह ने। अब सवाल पूछा गया कि इसमें से किसके द्वारा लूटमार की गई थी सोमनाथ मंदिर के ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो आपको बता दो कि ये जो अटैक है वो बेसिकली 1025 में हुआ था। कब हुआ था, 1025 में हुआ था। और इस अटैक को करने वाला कौन था, तो आप बताओगे महमूद ऑफ गजनी। कौन था, तो आप बताओगे महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनी। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और बाद में जो परमार के राजा थे, परमार राजा जिसका नाम था भोज, किंग भोज ऑफ मालवा, उन्होंने इस सोमनाथ मंदिर को दोबारा से क्या किया था, रीफर्निश किया था। रीबिल्ड बाय परमार किंग भोज ऑफ मालवा, इसको ध्यान रखना है आपको। और जिस वक्त ये आक्रमण हुआ था महमूद गजनी के द्वारा, उस वक्त जो शासक थे यहाँ पे वो कौन थे, तो आप बताओगे राजा भीमदेव। Who was the first women director general of police in पुडुचेरी। फर्स्ट women DGP पूछा, फर्स्ट डायरेक्टर DGP, डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट women DGP इन पुडुचेरी। पुडुचेरी की पहली महिला DGP कौन थी। A इज किरण बेदी, B इज अस्थितांग, C इज सुंदरी नंदा एंड D ऑप्शन इज कंचन चौधरी। आपको बताना है कि इनमें से पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी पुडुचेरी की, और 2019 में उन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया था। तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है बच्चों, सुंदरी नंदा। और जो किरण बेदी है वो क्या है, उपराज्यपाल है, सी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज माइंड इन ओडिशाज बादाम पहाड़ माइन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। हेमेटाइट, B is Aurite, C is Dolomite and D is Bauxite. Please tell me about this. Which of the following substances is mined in the Odisha's बादाम पहाड़ माइन। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको है कर्नाटक का कुद्रेमुख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका कौन सा है, उड़ीसा का बादाम पहाड़, ठीक है। इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या चीज है, आयरन और डिपॉजिट्स हैं, और उसमें क्या है, हेमेटाइट, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो एक हो गया बादाम पहाड़ और दूसरा ध्यान रखना है कौन सा, कुद्रेमुख, और ये कहां पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक। ये दोनों फेमस है किस चीज के लिए, तो आयरन और हेमेटाइट के लिए। अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द फेसबुक। ये सबको, मैक्सिमम लोगों को इस बात का की जानकारी होगी कि इनमें से किसके द्वारा फेसबुक को स्टैब्लिश किया गया था। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, जिमी वेल्स, ब्रायन एक्टन, लैरी पेज या फिर मार्क जुकरबर्ग। ये चार ऑप्शंस हैं, और अगर आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो तो इस व्यक्ति का नाम बिल्कुल पता होगा आपको, और ये कौन है, नन अदर देन मार्क जुकरबर्ग। जो लैरी पेज हैं ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ, तो आप बताओगे
गूगल के साथ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और जिमी वेल्स किसके साथ है, तो आप बताओगे विकिपीडिया। विकिपीडिया, ध्यान रखिएगा। इन 1876 द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैलकाटा। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन जो बाद में 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाकर के क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब सवाल ये पूछा गया है कि किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1876 में। वीके चिपलुंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या फिर बदरुद्दीन तायब जी। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1876 में जो संगठन बनाई गई थी इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1885 में आगे चल करके आईएनसी के साथ मर्ज किया गया, तो इसके संस्थापक जो थे वो दो लोग थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आनंद मोहन बोस, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी, ये नाम नहीं भूलना है आपको। द गेम डांस फॉर्म थोड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। थोड़ा, ये जो गेम डांस फॉर्म है थोड़ा, ये किस राज्य से एसोसिएटेड है। ए इज आंध्र प्रदेश, बी इज सिक्किम, सी इज हिमाचल प्रदेश एंड डी इज हरियाणा। आपको बताना है कि इसमें से किस इंपॉर्टेंट स्टेट से एसोसिएटेड है डांस फॉर्म थोड़ा। देखो, आपने एक जगह सुना होगा सिरमौर, सोलन और साथ में शिमला। ठीक है ना। तो ये जो सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ के जो राजपूत फैमिलीज हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द सी ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एम आई क्लियर टू यू। और ये जो डांस है ये अपने ओरिजिन को ट्रेस करता है, इट डेट बैक्स टू द एजेस ऑफ महाभारत। ठीक है ना। ये महाभारत के समय से इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। चलिए, मूसी एंड भीमा, मूसी तथा भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। किस नदी की सहायक नदियां हैं। ए इज ब्रह्मपुत्र, बी इज महानदी, सी इज कावेरी एंड डी इज कृष्णा। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदियों के रूप में जुड़ती है मूसी नदी और भीमा। और बता दो, मूसी वही रिवर है जिसपे शहर बसा है हमारा कौन सा, हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो कहां पर है, मूसी में है, नदी के तट पर है। तो आपको बता दो भाई, जो मूसी और भीमा अगर पूछा जाए तो आप बताओगे ये किस नदी की सहायक नदी हैं, तो आप बताएंगे रिवर कृष्णा, यानी कि कृष्णा नदी की। क्लियर है ये आप लोगों को। चलिए, अगला सवाल ये पूछा गया है कि जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जे थॉमसन को इनमें से किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। एक कोड याद रखना आप लोग, ईंट पर नाच। ठीक है ना। ये क्या है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन से थॉमसन, प्रोटॉन से रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन से चैडविक। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन, चैडविक। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो अब जब जे थॉमसन पूछा तो थॉमसन किससे हो जाएंगे, थॉमसन, तो ईंट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक तरीका है आपको इन तीनों डिस्कवरीज को याद रखने का, ईंट पर नाच, इसको ध्यान रखिएगा। और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, वो कौन से ईयर में, 1906 में, 1906 में इन्हें इस नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आफ्टर द डेथ ऑफ मनोहर पर्रिकर इन मार्च 2019। ये एक IITian थे। तो दो IITians रहे हैं जो कि CM बने हैं इंडिया में। एक तो मनोहर पर्रिकर जी हैं और एक हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। ही हैज आल्सो बीन IITian और साथ में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से भी रिलेटेड थे, IRS भी थे।
इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? एचडी कुमारस्वामी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे या फिर प्रमोद सावंत? ये पूछा गया है आपसे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोहर पर्रिकर के डेथ के बाद मार्च 2019 में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला था, तो आप बताओगे गोवा के 13वें मुख्यमंत्री 13 चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार संभाला गया था किसके द्वारा? तो आप बताओगे प्रमोद सावंत के द्वारा। किसके द्वारा? प्रमोद सावंत के द्वारा। तो बच्चों, ये था आज का सेशन। मुझे आशा है इस बात की, और मुझे इस बात से पूरी अनुभूति हो रही है मुझे कि आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेशन में जाकर के ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा और इस सेशन में आपको और क्या करने की आवश्यकता है। आप प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, इस सेशन को भी शेयर कीजिए, और जितने भी यूट्यूब सेशन हम प्लान करके ले रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं, इन सभी सेशंस को आप लोग पॉजिटिव नोट्स पे अटेंड करते रहो। और साथ ही साथ जो हमारे ऑनलाइन बेंचर्स का टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। So thank you so much everybody for joining me. Just do take very good care of yourself and just keep preparing with the online benchers. Thank you so much. Bye bye and have a nice one. Thanks.